हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसमें से हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ आसान होते हुए भी इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि हमें कि उस समझते तो हैं पर फिर भी कई बार क्या उसको अच्छा सा उस डेट का उसके बारे में किसने क्या कहा उसका हम अच्छे से तालमेल नहीं बिठाते, कन्फ्यूज़न हो सकते हैं कौन सी बात किसने कही और कब कही। उसके लिए हमें अच्छे से उस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, उसमें से जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या है कि भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया था। पहले क्या कि बंगाल में सिर्फ गवर्नर था, बंगाल में था, बम्बई में था और मद्रास में, तीनों प्रांतों में क्या थे, गवर्नर थे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके बाद क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जब बम्बई और जो मद्रास का गवर्नर था उनको गवर्नर ही रखा गया। और उन दोनों गवर्नरों को क्या है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल बने उनके अधीन कर दिया गया, मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को। यानी अब जो भी कार्य बॉम्बे प्रांत और मद्रास प्रांत के गवर्नरों को करना होता था वो क्या है कि उसकी रिपोर्ट वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको बताना होता था, उसके बारे में उनसे बातचीत करनी होती थी। जो भी कुछ भी कार्य करते तो उसकी रिपोर्ट उनको बंगाल के गवर्नर जनरल को देनी थी। और वो बम्बई और मद्रास के क्या थे, वो सिर्फ गवर्नर थे और बंगाल के क्या थे, गवर्नर जनरल। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है और कब बने वो। तो ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने गए। और जो सबसे प्रथम बार गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसी एक्ट के तहत क्या कि 1776 में भारत में क्या कि पहली बार कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इससे पहले भारत में कोई भी न्यायालय नहीं था। जो प्रथम बार की गई वो 1776 में की गई थी, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और इसमें क्या है कि कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इसके बाद अगला हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में लागू हुआ। और इस पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य था कि भारत में जो भी भूमि अधिग्रहण की है कंपनी ने, उसको क्या है कि ब्रिटिश शासन के अधीन लाना। और इसके बाद आता है हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। इस चार्टर अधिनियम का उद्देश्य यही था कि भारत में क्या है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। और इस चार्टर के बाद क्या है कि भारत में ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया गया। ईसाई धर्म यानी जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो अपने भारत के लोग जो अपने हिंदू और मुसलमान हैं, वो अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाए। और जो लोग अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो अंग्रेज़ों ने उन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी और कुछ चीज़ों में उनको रियायत भी मिली। इसी समय क्या है कि भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव पड़ी। और भारत में क्या है कि इससे पहले शिक्षा पर इतना खर्च नहीं होता था। इस एक्ट के बाद क्या है कि भारत में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की भी घोषणा की गई। उसके बाद आता है हमारा 1833 का अधिनियम। इस जो हमारा 1833 का अधिनियम है, इसके द्वारा क्या है कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अब बंगाल का ही नहीं, मद्रास और मुंबई का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का क्या है, जो हमारा बजट होता है उसको बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिल गया। और गवर्नर जनरल को मिल गया क्या, पूरे देश का बजट बनाने का अधिकार मिल गया। और उसी समय जब बजट का अधिकार मिल गया, बाद में क्या कि हमारे भारत में क्या एक दास प्रथा फैली हुई थी, एक कुरीति थी जो, उसका भी क्या है अंग्रेज़ों ने उन्मूलन कर दिया गया, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है। और जो
इसी एक्ट के द्वारा क्या है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या है कि अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब क्या है कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और ये भारत के इस तरह प्रथम गवर्नर जनरल बने। कई बार ये पूछ लिया जाता है बंगाल का पहला कौन था, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और जो बंगाल का ही था उसको फिर पूरे भारत का बना दिया गया गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इसके बाद आता है हमारे 1853 का चार्टर अधिनियम। जो 53 का चार्टर अधिनियम है इसी के तहत क्या कि 1854 में एक मैकेले समिति का गठन किया गया। इस मैकेले समिति का गठन करने का उद्देश्य ये था कि पहले जैसे कि हमारे अब आईएएस है वैसे ही क्या है सिविल सेवकों की जो आईसीएस की परीक्षा होती थी वो भारत के लोगों को क्या है कि विदेश में जाके इंग्लैंड में जाके देनी पड़ती थी। हमारे देश में ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि हमारे यहाँ भी भाई ये क्या है कि सिविल सेवकों का चुनाव हो। तो इस 1854 में जो मैकेले समिति बनी इसने यही कार्य किया कि अब जो प्रतियोगिता परीक्षा इंग्लैंड में होती थी उसी की तर्ज पे अब भारत में भी क्या है कि सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवाना और उसमें भारतीयों को शामिल करना था। उसके बाद आता है हमारा अगला अधिनियम जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था। जो हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम आया इसमें क्या है कि भारत में अब एक सचिव का पद का विसर्जन कर दिया गया, और जो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे अब उसको क्या है कि गवर्नर जनरल ने क्या कि वायसराय कहा जाने लगा। अंतिम जो गवर्नर जनरल थे और भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इस प्रकार ये 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। उसके बाद आता है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता यही है कि भारत में क्या कि विभागीय प्रणाली बनाई लागू की गई और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। इससे पहले हमारे देश में कोई विभागीय प्रणाली भी नहीं थी, ना ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी। इस प्रकार भारत में ये सब चीज़ें आने लगी। विभागीय प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, इन सब के गठन की शुरुआत की गई। और जो हमारी विभागीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है इसकी नींव भारत में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा गठन की गई थी। और इसी के द्वारा क्या है जो पहले केंद्रीकरण की शक्ति के स्थान पर विकेंद्रीकरण शक्ति का नीति का प्रारंभ किया गया था। भाई जैसे पहले सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में थी, अब उसके जगह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों के पास शक्तियाँ हों, तो वो क्या है कि विकेंद्रीकरण किया गया। केंद्रीय मतलब एक जगह इकट्ठी, विकेंद्रीकरण कई लोगों के पास। उसके बाद आता है हमारा 1876 का शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं इसको। यह शाही उपाधि अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि 28 अप्रैल 1878 को जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उसको क्या है कि इंग्लैंड के साथ साथ अब भारत की भी महारानी कह ले, सम्राज्ञी कह ले, उसको अब घोषित किया गया था। अब पूरा ब्रिटिश कानून का जो भी शासन था वो अब महारानी विक्टोरिया के अधीन था। उसके बाद आता है हमारा अगला 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या है कि भारत में जो आज हमारे पास जो संसदीय शासन प्रणाली है और जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है वो हमारे भारत में सबसे पहले 1892 में के अधिनियम के तहत लाई गई थी, जो आंशिक रूप से लागू हुई। अब तो हमारे यहाँ पूर्ण रूप से हो रही है। इस प्रकार आगे हमारे क्या है कि अगला हमारा अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कह सकता है। इसके तहत क्या है कि भारत में पहली बार अंग्रेज़ों के द्वारा क्या है कि एक चाल चली गई थी कि भारत के लोगों को तोड़ा जाए, भारत में जो हिंदू और मुस्लिम की एकता है उस पर प्रहार किया जाए। जब तक हम इस पर प्रहार नहीं करेंगे तो हम यहाँ सफल नहीं होंगे कार्य करने में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुसलमान के दंगे कराए और मुसलमानों के लिए एक अलग चुनाव क्षेत्र करने की मांग की और अलग ही वो मत दे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की। ये जो भारत में क्या है कि फूट डालो और राज करो का सिद्धांत अपनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और इस सांप्रदायिकता का मतलब होता है जो किसी दो गुटों के बीच में, दो
जातियों के बीच में, दो धर्मों के लोगों के बीच में जो झगड़ा, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो क्या है, सांप्रदायिकता होती है। तोड़ फोड़ करना, नारेबाजी करना, हड़ताल करना, लड़ाई दंगे जुलूस, सब चीज़ें सांप्रदायिकता के अंदर आती है। तो एक तरह युद्ध की स्थिति जैसा जो निर्माण होता है, लड़ाई दंगे वगैरह, अशांति फैलाना, वो कार्य क्या है कि उस समय जो भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड मिंटो को ही क्या है कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार भारत में क्या है कि सांप्रदायिकता का दंगे फैल गए, और भारत क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता की जगह क्या है कि अब उनका अलग अलग गुट बन गया, और मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई, अलग सीटें रिजर्व की गई। तो इस प्रकार क्या है कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हो कि मैं आगे पढ़ाऊँ निरंतर, तो आप इसमें मेरा सहयोग करें। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, और आप बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।